चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बताते हुए बताया कि कैसे हमारा संविधान बना और फिर उसके बाद क्या क्या उसमें प्रक्रिया रही, कैसे हमारे संविधान का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहले संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये टॉपिक आपको बताया। फिर उसके बाद बताया कि हमारा संविधान कैसे बना, उसके जो बनने की पूरी प्रक्रिया थी, संवैधानिक विकास जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। फिर उस संवैधानिक विकास, फिर उसके बाद आपको इसके बाद संविधान के कुछ स्रोतों के बारे में चर्चा की थी, जिसको हम लोग कहते हैं विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्सेज। तो अलग अलग देशों से अलग अलग जो चीज़ें ली गई थी। फिर इसके बाद भागों पर चर्चा किए थे, पार्ट्स, और बताया था कुल भागों की संख्या कितनी है, 22। फिर शेड्यूल्स आपको बताया था, अनुसूचियाँ, और अनुसूचियाँ बताया था कि पहले प्रारंभ में कितनी थी, 8 थी, 4 बाद में जुड़ी, फिलहाल 12 है, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची को डिटेल में आपको बताया था, खासतौर पर 11 शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जो कि सीधे सीधे किसकी बात करता है, पंचायतों की बात करता है। और इसमें पंचायती राज सिस्टम दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था। और ये पंचायती राज व्यवस्था बहुत ब्रॉड वे में है, बहुत बड़ा व्यवस्था है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया था। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आर्टिकल शुरू हो रहा था, अनुच्छेद। और अनुच्छेदों में बताया था कि एक एक करके हम लोग अनुच्छेदों को देखते हैं विस्तार से। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में आपको बताया था क्या था, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो भारत राज्यों का संघ है, ये आपको समझाया था, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ। तो इस राज्यों के संघ का मतलब आपको बताया था कि जो वैश्विक स्तर पर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक, लिख लीजिए। 3 तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। 3 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। कितने प्रकार की हैं, 3। इसमें पहला लिखिए फेडरल सिस्टम, फेडरेशन व्यवस्था। तो जो फेडरल व्यवस्था होती है, फेडरल व्यवस्था क्या होती है, लिखिए अविनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र, इंडिस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ या केंद्र, जो भी लिखना चाहे। यानी यहाँ पर दोनों अविनाशी हैं, कौन कौन, केंद्र और राज्य दोनों क्या हैं, अविनाशी हैं। या आप बिल्कुल सामान्य भाषा में लिखना चाहें, तो सामान्य भाषा में आप लिखना चाहें तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ क्या हैं, बराबर हैं। सेंट्रल इज इक्वल टू स्टेट, यानी केंद्र और राज्य एक दूसरे से बराबर शक्तियां रखते हैं, दोनों अविनाशी हैं। यानी केंद्र न तो राज्य को तोड़ सकता है, राज्य न तो केंद्र को तोड़ सकता है। केंद्र राज्य के मामले में इंटरफेयर करेगा, न राज्य केंद्र के मामले में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, रूस रशिया में है, या पूर्वी यूरोप आप लिख सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप। जैसे आपने सुना होगा कि पहले रशियन कन्फेडरेशन था, तो रशिया परिसंघ 15 राष्ट्रों में टूट गया, रूस 15 देशों में टूट गया। तो यूरोपीय देशों में होता है कि वहां पर वो लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वहां पर राज्यों को, सॉरी ये रूस, सॉरी इसका एग्जाम्पल रूस नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूएसए, सॉरी अमेरिका, यूएसए अमेरिका। एग्जाम्पल इसका क्या है, अमेरिका है। यानी कि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां क्या है, बराबर है, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। न केंद्र राज्य के मामले में इंटरफेयर करेगा, न राज्य केंद्र के मामले में इंटरफेयर करेगा। तो ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम, ठीक। दूसरी व्यवस्था लिख लीजिए, जो दूसरी व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं परिसंघीय व्यवस्था, कन्फेडरेशन सिस्टम, परिसंघीय व्यवस्था, कन्फेडरेशन सिस्टम। तो परिसंघीय व्यवस्था में क्या होता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है, द डिस्ट्रक्टिव सेंटर ऑफ इंडिस्ट्रक्टिव स्टेट्स,
यानी यहाँ पर किसका विनाश हो सकता है? केंद्र का विनाश हो सकता है, लेकिन राज्य का विनाश नहीं हो सकता। यानी राज्य चाहे तो केंद्र के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन केंद्र चाहे तो राज्य के मामलों में कोई इंटरफेयर, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी यहाँ पर लिखिए कौन ज्यादा पावरफुल है? स्टेट इज मोर पावरफुल देन सेंट्रल। यानी राज्य केंद्र से क्या है? अधिक शक्तिशाली है। राज्यों की शक्तियां केंद्र से ज्यादा हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यूएसएसआर, पहले रशिया हुआ करता था, रूसी परिसंघ था, रशियन कन्फेडरेशन था, वो टूट गया। कितने देशों में? 15 देशों में टूट गया। या ईस्टर्न यूरोप में आप देखेंगे पूर्वी यूरोपीय देशों की जो व्यवस्था है वो कन्फेडरेशन सिस्टम कही जाती है, परिसंघीय व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो इसमें कौन ज्यादा शक्तिशाली है? राज्यों के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं, केंद्र के पास शक्तियां कम होती हैं। और तीसरी व्यवस्था लिख लीजिए, क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है। यूनियन यानी संघ जिसको बोलते हैं, यूनियन यानी संघ। तो संघ में क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र, इन डिस्ट्रक्टरेबल सेंट्रल ऑफ यूनियन। यानी कि इसमें राज्य क्या है? विनाशी है, और अविनाशी क्या है? केंद्र है। यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन केंद्र का विनाश नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर ज्यादा पावरफुल कौन है? केंद्र, सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है। यानी यूनियन भी आप कह सकते हैं, यूनियन इज मोर पावरफुल देन स्टेट। केंद्र राज्य से अधिक क्या है? शक्तिशाली। तो केंद्र राज्य से जो अधिक शक्तिशाली है, ये किस अनुच्छेद में हमारे बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है, जिसको हम यूनियन सिस्टम कहते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है या रूस का राष्ट्रपति है, तो अमेरिका रूस के राष्ट्रपति हमेशा आप देखेंगे दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाते नजर आते हैं। रूस वाला है ना, इधर उधर यूक्रेन में झाकेगा, उधर झाकेगा, उधर झाकेगा, अमेरिका वाला इधर उधर करेगा, क्योंकि उनके पास अपने यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, पावर ही नहीं है। वो अपने राज्यों के मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ करने के लिए पावर नहीं तो कहाँ है? दूसरे देश में टांग अड़ाएंगे अड़ाएंगे। और हमारे यहाँ सरकारें क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने ही में परेशान रहते हैं। भाई जब पावर है, कंट्रोल है आपको, तो संभालना भी तो पड़ेगा। तो अपनी गद्दी बचाने में परेशान रहते हैं। सारी शक्तियां तो फिर जिम्मेदारी भी हमारी। तो क्योंकि शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा है, यानी जिम्मेदारियां भी क्या है? ज्यादा है। तो फिर वो उसी में उलझे रहते हैं। तो आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे देशों के मामले में टांग नहीं अड़ाते, कहाँ रहते हैं? अपने में ही परेशान रहते हैं, अपनी कुर्सी बचाने में परेशान रहते हैं। कब कौन राज्य निकलना जाए, हमेशा आप देखिए प्रधानमंत्री राज्यों के चुनाव में बिजी रहते हैं। राज्यों की समस्या उसमें लगे हुए, केंद्र सरकार परेशान लगी रहती है। तो इसीलिए आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं अपने देश में परेशान रहते हैं। अमेरिका रूस वाले कहाँ है? दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अपने यहाँ करने के लिए कुछ नहीं, पावर ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, करेंगे क्या? तो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं वो लोग। समझ गए? तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ आपको बताया कि अनुच्छेद 1 में ही कहा गया कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट? चलिए अगले अनुच्छेद पर आते हैं। अगला अनुच्छेद कौन सा लिखा है आपको? आर्टिकल कौन सा लिखा है इसके बाद? अनुच्छेद, हाँ, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल दूसरा आपको लिखवाया था कि नए राज्यों का जो प्रवेश होता है, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब जैसे सिक्किम था, सिक्किम पहले सह राज्य था, फिर उसको भारत में एंट्री दी गई, तो वो नए राज्य का क्या था? प्रवेश था। या बांग्लादेश से समझौता हुआ, उनका कोई राज्य का अधिग्रहण हमने कर लिया, तो वो किस अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 2 से होता है। तो आर्टिकल 2 जो है ये नए राज्यों की किसकी बात करता है? प्रवेश की बात करता है। ठीक, अब आ जाइए आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। क्या चीज? एंट्री, प्रवेश कराना। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना। तो जो नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। और ध्यान रखेंगे नए राज्य के निर्माण की जो शक्ति है वो केवल केवल किसको दी गई है? संसद के पास, पार्लियामेंट। यानी राज्यों के निर्माण के लिए केवल संसद अधिकृत है, पार्लियामेंट ही ऑथराइज है और कोई नहीं। यानी राज्यों का निर्माण केवल कौन कर सकती है? संसद। इसमें राज्यों की कोई शक्ति नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, अब जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य को मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य को लगता है कि बड़ा राज्य है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश।
तो केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा के करने से नहीं होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करेगी, प्रस्ताव पारित करके भेजेगी पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, संसद उस पर विचार करेगी। मान लीजिए कि संसद ने विचार करके कहा कि यूपी को 2 नहीं, यूपी को हम 5 राज्यों में बांट देते हैं। यानी इन्होंने, यूपी ने प्रस्ताव भेजा कितने राज्यों का, 2 का प्रस्ताव भेजा, और इन्होंने 2 से पलट के कितना कर दिया, 5। और एक बार पार्लियामेंट पुनर्विचार के लिए राज्यों को भेजती है, उनको भेजा जाएगा कि हमने आपका प्रस्ताव 2 के बजाय कितना कर लिया है, 5 कर दिया है, आपको लगता है 5 भागों में बांट दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उस पर विचार करेगी और विचार करके कहेगी नहीं, हम इसको 5 नहीं केवल कितने में बांटना चाहते हैं, 2। दोबारा फिर से 2 का प्रस्ताव भेजा। जब दोबारा भेजेंगे तो दोबारा संसद इस पर विचार करेगी और संसद ने कहा कि ठीक है, हमने आपकी बात मान ली और यूपी को 5 राज्यों में बांट दिया जाएगा। यानी इसमें राज्यों की भूमिका केवल सलाहकारी होती है, यानी राज्य केवल क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। करना न करना किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास। ठीक है, और इसमें केवल राज्य का निर्माण ही नहीं, और भी कई सारी चीजें होती हैं। और भी कई सारी चीजों का मतलब, जैसे किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यानी 1 का 2 का टुकड़ा मिला के नया कर दिया, या 1 को तोड़ के 2 राज्यों में बांट दिया। ठीक। दूसरा, किसी राज्य की सीमा को किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी कि किसी राज्य की सीमा को इंक्रीज करके दूसरे से लेके इसकी सीमा को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, यानी किसी राज्य का एरिया क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए यूपी बिहार में समझौता होगा, यूपी का एक जिला बिहार में कर दिया जाए, बिहार का एक जिला यूपी में कर दिया जाए, तो यूपी बिहार अपने मन से नहीं कर सकते। इसका प्रस्ताव भेजेंगे किसके पास, पार्लियामेंट के पास। संसद इस पर विचार करेगी, संसद को लगता है करना चाहिए तो करेंगे, नहीं लगता है नहीं करेंगे। ठीक। और जो लास्ट है, नाम में परिवर्तन। ठीक है, ये नाम में भी परिवर्तन केवल कौन करेगी, संसद करेगी, कोई और नहीं कर सकता। तो क्या क्या चीजें इसमें हुई कि पहली बात तो सीमा में बदलाव, यानी अलग करके राज्य का निर्माण, सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज या नाम में बदलाव। ये केवल और केवल किसका प्रक्रिया कौन कर सकती है, संसद। और ये प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल होती है। सिंपल का मतलब बहुत साधारण। राज्य का निर्माण पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन के लिए बहुत किचकिच करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, वो बिल्कुल साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत इसको किया जाता है। तो इसमें जो राज्यों की भूमिका होती है वो बहुत क्या होती है, सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राज्यों को अगर दे दिया जाए तो फिर आज अपने मनमानी करनी शुरू कर देते हैं। कि जैसे 2010 में उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि यूपी को 4 राज्यों में बांट दिया जाए। आप सोचिए, 4 राज्यों में 2010 से ही प्रक्रिया वो लोग डाले हुए थे, हालांकि संसद ने मना कर दिया। ऐसा होता तो हर बार सरकार आती, 2-2 4-4 नए राज्य बनते जाते, तो यूपी आज एक राज्य रह जाता, कम से कम 75 राज्य होते। हर 5 साल बाद तो नाम बदलते भाई लोग, कभी माया प्रदेश हो जाता, तो कभी साइकिल प्रदेश हो जाता, तो कभी कमल प्रदेश हो जाता, जो मन करे सब बदल देंगे। तो फिर किसका किसका देखें। तो राज्य जिलों का नाम बदल सकते हैं, जिला मुख्यालयों के नाम बदल सकते हैं, अपना नाम नहीं बदल सकते। ये काम केवल कौन कर सकती है, संसद करेगी। और ये बिल्कुल सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर था, साधारण विधायी प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस अनुच्छेद 3 में क्या क्या हो सकता है आप लिख लीजिए। याद नहीं आ रहा है, पहले उड़ीसा नाम था, ORRIS, लेकिन अब ODIS। हाँ, उड़ीसा हो गया। हाँ हाँ, नहीं तामझाम नहीं, उड़ीसा विधानसभा इसका प्रस्ताव करके संसद के पास भेजेगी, संसद स्वीकार कर लेगी, कर दिया जाएगा। अब उड़ीसा ने प्रस्ताव भेजा कि हमको ओडिशा कर दिया जाए, कर दिया गया। पश्चिम बंगाल ने कहा कि हमको बंगला कर दिया जाए, नहीं किया गया। तो ये संसद के ऊपर है, ये संसद ही करेगी। राज्य भेजते हैं प्रस्ताव, मानना न मानना किसके ऊपर है, संसद के ऊपर। समझ गए, संसद मान गई ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, राज्य कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या क्या कर सकता है। राज्य निर्माण की शक्ति केवल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। लिख लीजिए इस प्रोसीजर को। ठीक, पहले लिखे आर्टिकल 3 संसद को अधिकृत करता है। आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट, किस किस काम के लिए, ये सारे काम हो सकते हैं।
अनुच्छेद 3 को अधिकृत कर सकता है किस किस के लिए? ये पहला पॉइंट यही हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य के किसी क्षेत्र को किसी राज्य के किसी भाग को मिलाकर एक यानी 3-4 का छोटा छोटा काट के एक नया राज्य बना देना, वो प्रक्रिया। या किसी सीमा को बढ़ा सकते हैं या किसी को घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या उसका नाम बदल सकते हैं। तो ये काम केवल और केवल कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, पार्लियामेंट। हो गया? बस कॉरिडोर बनाया गया है कि आप जाके चले आइए। वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, वो इंटरनेशनल इशू है। हाँ बिल्कुल, तो वो भारत सरकार की सीमा में नहीं, पाकिस्तान सरकार की सीमा में। पाकिस्तान उसके लिए व्यवस्था बनाए, कॉरिडोर बना दिया कि बस जाएंगे और फिर चले आएंगे। ये हो गया 3। चलिए अब देखिए, इसमें जैसे आपको बताया था कि जो नए राज्यों का जो प्रवेश है, सीमा में बदलाव है, जैसे हमारे अभी आपको अमेंडमेंट पढ़ाएंगे, संशोधन है 368 368। तो 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। तो ध्यान रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 4 बिल्कुल क्लियर कहता है कि ये जो नए राज्यों का निर्माण है उससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो एक साधारण विधायी प्रक्रिया, आपको पता है सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ये, इसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बिल्कुल साधारण काम है। लिखिए आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, लेकिन नए राज्यों का गठन, लॉज मेड फॉर द एडमिशन और लॉज या एंट्री और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऊपर लिखा हुआ है। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, सीमा में क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन को संविधान के 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरीके का कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पास कराया जा सकता है।
Entry or formation of new states changing in border areas and names will not be considered as amendment in the Constitution under Article 68. The law of this manner can be passed through simple majority and simple legislative procedure. तो ध्यान में रखेंगे, राज्यों का जो निर्माण है, प्रक्रिया है, बिल्कुल क्या है, साधारण विधायी प्रक्रिया है, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। ये क्या है, साधारण विधायी प्रक्रिया, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। साधारण विधायी प्रक्रिया है और इसको संशोधन की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आराम से बड़े इत्मीनान से इसको किया जा सकता है। समझ गए? बस 3 को जस्टिफाई कर दिया है 4 में कि इसको संशोधन की जरूरत नहीं है, साधारण रूप से क्या है, विधायी प्रक्रिया। इसलिए से ये आपको पता है कि राज्यों के निर्माण में जो भी होता है उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए, जैसे राज्यों का जितना भी निर्माण आपको लिखवाया तो उसमें कहीं अमेंडमेंट नहीं लिखवाया होगा कि हाँ ये संशोधन हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है, या नाम बदला तो उसका अमेंडमेंट हुआ, बस ऐसे ही कर दिया जाता। ठीक है, चलिए, अब आ जाएगा अगला अनुच्छेद कौन सा, 5। अगली हेडिंग डाल लीजिए, नागरिकता, सिटीजनशिप। हेडिंग बना लीजिए नए सिरे से, सिटीजनशिप, नागरिकता। तो नागरिकता, सिटीजनशिप हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में है। आर्टिकल लिख लीजिए 5 से 11 तक है, आर्टिकल 5 to 11। तो ये जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, किस बात की प्रावधान करता है, नागरिकता का प्रावधान करता है, सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। तो जो नागरिकता की व्यवस्था दी गई है तो उसमें कई सारे अनुच्छेद हैं। सबसे पहले लिख लीजिए अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। आर्टिकल 5 आपको लिखने के लिए दिया होगा, एक बार उसको आप देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है, लिख लीजिए अनुच्छेद 5। अरे अनुच्छेद 5 लिखे होगे कहीं, घर भेज दे फिर कॉपी लेके आओ फिर, हैं? इतना बड़ा बैग किस लिए लेके आते हो, हैं? कॉपी लेके चला करो, पीडीएफ शेयर किए तो उसको देखो। तो 5 में क्या कहा गया है, नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है। तो नागरिकता की जो व्यवस्था दी गई है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, 15 में, 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में हमारी जो नागरिकता होगी। तो उसके लिए जो नागरिकता की व्यवस्था की गई है कि भारत का जो नागरिक है, संविधान के प्रारंभ के समय कौन लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो उसमें ये कहा गया कि पहली बात तो 3 शर्तें उसमें रखी गई कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माँ बाप में से कोई एक पैदा हुआ हो, या जब संविधान का निर्माण हुआ या प्रारंभ जब से लागू हुआ उसके कम से कम 5 साल पहले से वो भारत में लगातार निवासी के रूप में रह रहा हो। यानी कम से कम कितने साल तक, 5 साल से पहले से वो निवासी के रूप में रह रहा हो। तो अनुच्छेद 5 के तहत उसको भारत का क्या मान लिया जाएगा, नागरिक माना जाएगा। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ, लिखा होगा स्वतंत्रता के समय, यानी संविधान के प्रारंभ में, कि जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ तो कौन भारत का नागरिक माना गया, कि जिसका जन्म भारत के सीमा क्षेत्र में हुआ, या जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय था, या अगर कोई बाहरी भी है तो वो संविधान के प्रारंभ के 5 साल पहले से वो भारत का निवासी रह रहा हो, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा।
अब इसके बाद ये अनुच्छेद 5 में 2-3 कंडीशन दी गई है कि उन लोगों को भारत का क्या मान लिया जाएगा, नागरिक मान लिया जाएगा। उसको बहुत डिटेल में आप देखेंगे 5 में, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अब इसमें हुआ क्या कि बाद में फिर नागरिकता को लेकर बड़े सारे सवाल उठे, तो उसके लिए नागरिकता में के लिए एक अधिनियम आया 1955 में, लिख लीजिए, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। नागरिकता अधिनियम कब का है? 1955, लिख लीजिए। संविधान लागू होने के बाद, लिख लीजिए, प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता अर्जन और नागरिकता की समाप्ति, प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप after the commencement of the constitution, commencement, COMMENCEMENT, commencement of constitution, यानी स्वतंत्रता के बाद इसी नागरिकता में क्या है, तो यही जो सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक, यही नागरिकता के बारे में क्या लिखा हुआ है, किसका उपबंध करता है, नागरिकता का अर्जन और उसकी समाप्ति, दोनों चीजें। यानी कि आपको सिटीजन बनाया जाए या सिटीजनशिप आपकी क्या की जाए, समाप्त कर दी जाए। ये किस एक्ट से होता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता के बारे में सारे प्रावधान, समझ गए? तो इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में तो इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ही सारी बातें दी गई। इसी में अलग अलग समय पर कुल 9 बार संशोधन किए गए। तो देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो अक्सर आप सुनते होंगे, बड़ा चर्चा में रहता है CAA। पहले जब इसको लेके आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जब पहले प्रयास करते हैं तो उसको विधेयक बोलते हैं, बिल होता है। वही बिल जब अमेंड हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है। तो ये जो अक्सर CAA आजकल चर्चा में बना हुआ है, तो ये क्या है, नागरिकता अधिनियम में क्या किया गया है, संशोधन किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर हो गया? तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है, ये अब तक कितनी बार हो चुका है? 9 बार हो चुका है। पहले 8 बार हुआ, तो 9वां यही हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के जो हिंदू लोग हैं उनको माइग्रेट करके जब भारत में आएंगे तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि वहाँ से माइग्रेट होने वाले मुसलमानों को छोड़ के बाकी जो भी आएंगे उनको क्या कर मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो इसी का विरोध मुसलमान कर रहे थे। उनका कहना था कि भाई जब हिंदू आ रहे हैं तो मुसलमान आ रहे हैं तो उनको भी नागरिक बनाइए। अगर आप नागरिक मान रहे हैं तो केवल हिंदू को क्यों मान रहे हैं, मुसलमान को भी मान लीजिए। तो उसी पर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ 2020 में दिल्ली पे। तब तक कोरोना आ गया, फिर मामला ठंडा पड़ा। तो ये इसीलिए था कि जो नागरिकता देने की बात कही गई, इसका संशोधन किया गया और कहा गया कि जो कहाँ कहाँ से, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं माइग्रेट होके, कौन लोग, मुसलमान को छोड़ के बाकी जो हिंदू और बाकी समुदाय के लोग हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। तो मुसलमानों का कहना था जब उनको दे रहे हैं तो फिर आप मुसलमानों को भी दीजिए, मुसलमान को काहे छोड़ रहे हैं? अगर पाकिस्तान से हिंदू माइग्रेट होकर आ रहा है उसको आप दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुसलमान आ रहे हैं तो उसको क्यों नहीं दे रहे? एक ही एक पॉलिसी पर रखिए सबको। तो इसी को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। अब वो चलता रहता है, आगे भी सरकारें समय समय पर इसमें संशोधन करती रहती हैं। तो अब तक कितने संशोधन हुए इसमें? 9 बार संशोधन हो चुके हैं। तो उसी को CAA कहा जाता है। और जितने भी संशोधन होते हैं सब किस में होता है? नागरिकता अधिनियम 1955।
तो इसी 55 के एक्ट से दोनों बातें हैं, एक तो नागरिकता का अर्जन और दूसरा है उसकी समाप्ति। तो जो नागरिकता का अर्जन होता है, यानी कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, तो इसमें प्रावधान दिया गया है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित की जा सकती है, 5 प्रकार से। और अगर समाप्ति की बात करें तो 3 प्रकार से समाप्त भी हो सकती है। तो पहले आप लिखिए नागरिकता का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अर्जन। ठीक है, तो लिखिए भारत की नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है। इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर्ड बाई 5 टाइप्स, 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित की जा सकती है, 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है। ठीक, इसमें पहला लिखिए, यानी भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, 5 प्रकार से। इसमें पहला लिखिए बाय बर्थ, जन्म से, यानी पहला क्या होगा, जन्म से, कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो 26 जनवरी या 1950 के बाद, वो क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक। लिख लीजिए, बर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लिखिए 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, तो 26 जनवरी 1950 में जन्म लिए हुए व्यक्ति। हाँ, तो जैसे कि अगर कहा जाए कि मोदी जी भारत के नागरिक हैं किस आधार पर, तो वो बाई बर्थ। हम लोग भारत के नागरिक किस आधार पर, बाई बर्थ, जन्म से हैं भाई। तो नॉर्मली जो भारत के नागरिक हैं वो किस वजह से हैं, जन्म से है, कि हम लोग का जन्म क्या हुआ है, भारत की सीमा में हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद। अब इसमें कंडीशन है कि जैसे मान ली कोई विदेशी आया हुआ है भारत, वहाँ पर उसको संतान हुई, या आपको उस दिन बता रहे थे कि जो फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, वो लोग यहाँ रहते हैं अपने परिवार के साथ, उनको संतान उत्पन्न हुई, तो क्या उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि उसका भी जन्म भारत की सीमा में हुआ, तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक, या कोई शत्रु देश का कोई आ गया, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इनमें कंट्रीज हैं, तो उनको इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। लिख लीजिए, भारत में कार्यरत विदेशी नायकों के विदेशी राजनयिकों के बच्चे, लिख लीजिए, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों के बच्चे, भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों के बच्चे और शत्रु देशों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया, posted in India, the children of foreign diplomat posted in India, and enemy childrens cannot acquire Indian citizenship by birth, cannot acquire Indian citizenship by birth। समझ गया, चलिए दूसरा लिखिए, नहीं नहीं एंट्री मिलेगी, उसके बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा लिखिए, वंशाधिकार द्वारा, बाय डिसेंट, DSCNT, वंशाधिकार द्वारा, बाय डिसेंट,
अब वंशाधिकार का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति, मतलब उसका जन्म भारत के बाहर है, यानी वो भारत की सीमा में नहीं, लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारत का नागरिक हो। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है, बाहर चला गया, बाहर जाके बस गया, वहीं पर अमेरिका में जाके रह रहा है, भारतीय नागरिक है, तो वहां पर जाके वो रह रहा है। अब वहां पर जाके वो रह रहा है, फिर वहां पर उसने शादी कर ली, उसका बच्चा हुआ, या हमारे यहाँ से हस्बैंड वाइफ गए अमेरिका की धरती पर, वहां पर है, उनका बच्चा हुआ, क्योंकि उनके माता पिता क्या है, भारतीय है, तो वो भी क्या होगा, वो वंशाधिकार द्वारा क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, समझ गए। लिख लीजिए, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर, एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर 26 जनवरी या 1950 के बाद हुआ, ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26th of January 1950, after 26th of January 1950, if his father or mother, if his father or mother was citizen of India, was citizen of India at the time of his birth, at the time of his birth, अब इसमें भी कंडीशन होती है कि जब जैसे जन्म के बाद जन्म हुआ, मान लीजिए भारत का नागरिक है, अमेरिका में जन्म हुआ, तो जब जन्मा व्यक्ति हुआ तो 1 साल के अंदर उसके माता पिता जो भारत के एम्बेसी है उसको सूचना देंगे कि भाई हमारी संतान हुई है, हम लोग भारत के लोग हैं, वो इसका इन्फॉर्मेशन देगा, पूरी डिटेल देगा, तब माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। ठीक। अब पहले क्या था कि पहले ये सुविधा केवल भारतीय पुरुषों को प्राप्त थी, यानी कोई भारत का पुरुष है, वो चला गया कहाँ पर, अमेरिका में, वहाँ शादी किया, रह गया, तो उसका जो संतान हुआ उसने सूचना दे दी, तो उसका बच्चा भी भारत का नागरिक माना गया। 2004 1992 में इसी नागरिकता संशोधन किया गया, बताया, अब तक 9 बार संशोधन हो चुके, तो ये सुविधा भारतीय महिलाओं को भी दी गई। पहले केवल किसको प्राप्त थी, पुरुषों को प्राप्त, यानी कि अगर कोई भारतीय महिला भी अगर विदेश में गई और वहां पर किसी व्यक्ति से शादी की, ठीक, और उसको जो संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि वो भारत की नागरिक है, तो वो वहां पर सूचना देगी कि भाई हमारे बेटा या बेटी जो पैदा हुआ, तो वो भी उसका बच्चा क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक। पहले ये सुविधा किसको थी, पुरुषों को थी, फिर 2004 से किसको दे दी गई, महिलाओं को भी दे दी गई। समझ गए। चलिए तीसरा लिख लीजिए, तीसरा क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। तो पंजीकरण द्वारा जो होता है कि उसके लिए पहले उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि वो व्यक्ति 5 से 7 साल तक क्या है, 7 साल मान लीजिए, 5 से 7 साल तक लगातार भारत में रह रहा हो। अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, वह व्यक्ति जो 5 से 7 साल भारत में रह रहा है, यानी कोई विदेशी है, वो 5 से 7 साल से क्या रह रहा है, भारत में ही रह रहा है। ठीक, तो वो क्या हो सकता है, और उसकी कई सारी शर्तें होती हैं पंजीकरण के लिए, वो फीस लगती है, पैसा जमा होता है, उसकी कई सारी शर्तें होती हैं, तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाता है। तो इसमें कई बार होता है कि ज़्यादातर वो लोग बनते हैं, जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति है जो बाहर कहीं रह रहा था, वो आ गया, या कई बार उनकी संतानें रह हैं। अब संतानों को कई बार लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कई बार नहीं भी कराते हैं, अब उतना कौन ध्यान देता है, नियम कानून तो सब पढ़ के जाते नहीं। फिर वापस आए तो पता चला बच्चे यहीं पर बस गए, तो फिर बसते बसते वो 7 साल तक रह गए, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और वो भारत के नागरिक मान लिए गए। तो जनरली भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे थे वो भारत आ गए, फिर
तो फिर उनको 5-7 साल रह गए तो फिर उनको क्या मान रजिस्ट्रेशन करा देंगे भी ठीक है आप भारत में रह रहे हैं, हमारे ही लोग हैं, आपको भारत का नागरिक मान लिया गया। ठीक है। या कोई विदेशी या मान लीजिए कि कोई भारत में कोई विदेशी आ गया, भारतीय पुरुष से कई बार विदेशी महिलाएं शादी करती हैं, या भारतीय महिलाओं से विदेशी पुरुष शादी करके भारत में ही बस गए, तो वो क्योंकि बस गए कहाँ पर, भारत में ही शादी करके बस गए, तो वो भी इसी प्रोसेस से क्या होते हैं, भारत के नागरिक बन जाते हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि फिल्म एक्टर है, उसकी वाइफ जो है विदेशी है, या कोई एक्ट्रेस है उसका हस्बैंड कोई विदेशी है, वो भारत में रहने लगे तो वो क्या मान लिए गए, भारत के नागरिक मान लिए गए। तो वो किस आधार पर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन से करते हैं, वो लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है। अब शिखर धवन का नहीं पता। ठीक है, चलिए। अब बांग्लादेश के मामले में ऐसा नहीं है, आप उसमें बताएं ना, उसमें सिटीजनशिप एक्ट किया गया कि अगर कोई हिंदू आके रहेगा तो वो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। अब एकदम पड़ोसियों के लिए नहीं है ये, इनके लिए अलग व्यवस्थाएं बनाई गई, पाकिस्तान से कोई आके रहने लगे तो उसको नहीं मानेंगे। चलिए, अब आएगा चौथा। चौथा लिख लीजिए, देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा अब देशीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है, उसको भारत में रहना है, वो भारत की नागरिकता चाहता है, लेकिन कम से कम साल भर वो भारत में, कान में क्या लगाया हुआ है, तो साल भर से समय से वो ज़्यादा भारत में रहा हो। ठीक, तो वो भारत सरकार को क्या करेगा कि एक एप्लीकेशन देगा कि भाई केंद्र सरकार को कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, और भारत के संविधान के प्रति निष्ठा श्रद्धा का वचन देगा कि भाई हम सब, और संविधान की किसी एक जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक की जानकारी हमें है, हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे, इस तरीके की वो प्रॉमिस करेगा। तब उसको सरकार चाहे तो नागरिकता प्रदान कर सकती है। कई बार होता है ना, विदेशी नागरिकों को दे देते हैं, जैसे आपने सुना कि अदनान सामी को बोला कि चलो तुमको सिटीजनशिप दे दिया, तुम नागरिक बन जाओ, वो दे देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि उसका देश जहाँ से वो है, उसके देश में ये कानून हो कि भाई वो दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है, और प्लस उसने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया कि हाँ हम अपने देश की नागरिकता को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, तो हमने अपने देश की नागरिकता का त्याग किया है, इसलिए हम भारत के क्या बन गए, नागरिक बन गए। ठीक, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन देती है, उसके लिए अनुमति दे सकती है। ठीक है, तो लिख लीजिए किसके द्वारा, देशीकरण द्वारा। लिख लीजिए, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखे, केंद्र सरकार किसी आवेदन पर देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है। द में सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉमा, ऑन एन एप्लीकेशन, ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट a certificate of naturalization, a certificate of naturalization to any person, to any person। केंद्र सरकार किसी आवेदन पर देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है। 2-3 शर्तें चाहे तो आप लिख सकते हैं। बाय द सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक, तो केंद्र सरकार दे सकते हैं, उसके लिए 1-2 शर्तें लिख लीजिए कि उसे 8वीं अनुसूची में किसी एक भाषा का ज्ञान हो, ही मस्ट नो एनी लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल, 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान हो, आवेदन से पहले 1 साल से ज़्यादा समय तक भारत में रह रहा हो, he leave the citizenship of his own country, जहाँ का नागरिक है वहाँ की क्या है, नागरिकता को उसने त्याग दिया है। ऐसी ऐसी ढेर सारी शर्तें हैं कि अच्छे चरित्र का हो, सकारात्मक व्यक्तित्व हो, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना वो व्यक्त करे, और निश्चित निष्ठा की हम राष्ट्र के प्रति क्या करेंगे, सम्मान रखेंगे, वैसी शपथ करें, अपने देश की नागरिकता छोड़ दी हो, और वहाँ का कानून इसको अलाउ करता हो।
तो ऐसी कई सारी शर्तें लगा के दे दी जाती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बताया था कि नागरिकता मामले में कोई फैसला कौन लेता है? केंद्र सरकार लेती है। ठीक, चलिए, और पांचवा बड़ा सिंपल है, पांचवा लिख लीजिए, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि के अर्जन द्वारा। तो भूमि के अर्जन में क्या है कि भाई जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है, भूमि का अर्जन, तो भूमि का अर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्षेत्र है जिसका एक्विजिशन हमारी सरकार ने कर लिया हो, एक्विजिशन करने का मतलब कि जैसे सिक्किम का विलय हो गया, तो जब सिक्किम का विलय हो गया तो सिक्किम के राज्य क्षेत्र में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं वो सारे के सारे कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। उनको इसके लिए कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, कोई प्रक्रिया वो नहीं करेंगे, वो सिंपली भारत के नागरिक हो गए। यानी अगर मान लीजिए बांग्लादेश का कोई गांव या कोई जिला अधिग्रहण किया, तो ऐसा नहीं कि वहां के नागरिक को नागरिकता लेनी पड़ेगी। जो भी लैंड एक्विजिशन किया उसमें जो भी है, जैसे मान लीजिए कल के हमने पीओके का एक्विजिशन कर लिया, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सारे लोग कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं, यानी जमीन का अधिग्रहण हो गया, उसमें जो है सब भारत, उसके लिए संसद कुछ नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिक मान लिए जाएंगे क्या है? भारत के नागरिक है। ठीक है, अगर उसमें कोई नहीं रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा सिंपल सा काम। तो ये 5 तरीके हैं कि जिससे भारत की नागरिकता क्या की जा सकती है? ग्रहण की जा सकती है। अब इसके बाद आएगा नागरिकता का क्या? समाप्ति, एक्सपायरेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति। तो जो नागरिकता की समाप्ति है, पहला लिख लीजिए, 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। पहला लिखिए, परित्याग, एबडॉनमेंट। एबडॉनमेंट का मतलब नाम से ही है कि खुद से आदमी क्या करे? त्याग कर दे। कि भाई भारत का कोई भी एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क नागरिक है, उसने घोषणा कर दी कि भारत की नागरिकता क्या हो गई? समाप्त हो गई, कि भाई हम अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, हमने भारत की नागरिकता क्या किया? त्याग दिया। तो अपने आप हो जाएगा भारत की नागरिकता समाप्त, भाई हमने खुद छोड़ दी। दूसरा लिख लीजिए, पर्यावसन द्वारा, बाई टर्मिनेशन, इन्वायरमेंट नहीं, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि कोई भारत का नागरिक है, उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली। जब उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली, ठीक, कि मान लीजिए कि वो भारत की नागरिक था, फिर बाद में उसने किसी और देश की नागरिकता का ग्रहण कर लिया, तो जैसे ही नागरिकता का किसी और का ग्रहण कर दिया, भारत की नागरिकता खुद ब खुद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ ध्यान रखेंगे, सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता आपको बताया था। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लिए तो तुरंत क्या हो जाएगी? वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे अक्षय कुमार भारत के नागरिक थे, उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली, खत्म। ठीक, चलिए तीसरा लिखिए, वंचित किया जाना, टू बी, इसमें लिखना है तो लिख सकते हैं, कर वैसे सिंपल है। तीसरा लिख लीजिए, वंचित किया जाना, डिप्रिवेशन। वंचित किए जाने का मतलब है कि भारत सरकार घोषणा करे और कहे कि इस व्यक्ति की नागरिकता हम खुद से क्या कर ले रहे हैं? छीन ले रहे हैं, किसी भी कारणवश। ये सरकार घोषणा करके किसी भी समय किसी व्यक्ति की नागरिकता क्या की जा सकती है? छीनी जा सकती है। तो ये सरकार कर सकती है। उसके बाद बताया था कि ये सिटीजनशिप के सारे मामले किसके पास होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होती है। तो केंद्र चाहे तो बड़े आराम से किसी की नागरिकता क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो इसी सिटीजनशिप एक्ट में नागरिकता अर्जन करने के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5। यानी 5 तरीके से भारत की नागरिकता को क्या किया जा सकता है? ग्रहण किया जा सकता है। और समाप्ति के कितने तरीके हैं? 3। समझ गए? तो ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं? सी, बेसिकली सी ये है सिटीजनशिप एक्ट कौन सा? 1955। तो सारा संशोधन इसी 1955 के एक्ट में होता है, 9वां संशोधन अभी हुआ है।
समझ गए। चलिए, इस नागरिकता के संबंध में कुछ और बातें हैं, उस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं।